नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जयघोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मित्रों, समय है कार्यक्रम काव्यधारा का, और काव्यधारा में एक और काव्यमयी शख्सियत आपके बीच में इस वक्त यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आ चुकी है आपसे मिलने के लिए। हम उनका परिचय करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो उनके परिचय में मैं क्या कहूँ, मैं बस दो पंक्तियाँ कहते हुए अपनी बात रख रहा हूँ और उनका स्वागत कर रहा हूँ आज इस प्रोग्राम में कि भाव समर्पित करने अर्पित तेजस यहाँ पे आए, जिनकी कविताओं को सुनकर सबका मन हर्षाए। तो ऐसे अर्पित मिश्र तेजस आज हमारे बीच में हैं और इनका बहुत बहुत स्वागत है। अर्पित जी, आपका इस रेडियो जयघोष में बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार आपका। तो मित्रों, अर्पित मिश्र तेजस, इनके नाम में ही तेज है और ये तेज क्या कुछ करने वाला है, हम सीधे जुड़ते हैं इनसे और जानते हैं। अर्पित जी, कैसे ये जो आपकी नाम के साथ ये तेजस आया, तो मेरा कहने का आशय है कि जो आपके जीवन में जो कविताएं आई, ये कैसे आई, कैसे शुरुआत हुई इसकी? नहीं, कविता का तो मुझे बचपन से शौक रहा है। मुझे शौक था माइक पर बोलने का, और ये माइक पर बोलने का शौक मुझे यहाँ तक लेकर आएगा ये मुझे पता नहीं था। क्या बात। और मैंने जब कविता के क्षेत्र में अपना पैर रखा और धीरे धीरे कविताओं को लिखने की कोशिश करने लगा, और सभी के सहयोग से जब मैंने कविताएं रची और सभी का स्नेह मिला। और आपने तेजस की बात कही ना, तो मैंने एक लिखा था शेर कि चमक जिनमें नहीं होती, चमक जिनमें नहीं होती सितारे वो नहीं होते। चमक जिनमें नहीं होती सितारे वो नहीं होते, सितारों की हमेशा ही अलग पहचान होती है। क्या बात है, वाह। सितारों की हमेशा ही अलग पहचान होती है। तो ऐसी अलग पहचान लिए आज हमारे बीच में तेजस जी हैं, अर्पित मिश्र तेजस, और ये क्या कुछ कहने वाले हैं, क्या कुछ बताने वाले हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, उन तक भी हम पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल इनकी जो ये काव्य यात्रा है उस पर और थोड़ा सा विस्तार से नज़र डालते हैं और जानते हैं क्या एज रही होगी जब आपने इस लेखनी को पकड़ा होगा, एक रचना के लिए आपने जब इस रास्ते पे बढ़े होंगे आप। मैंने जब पहली कविता लिखी, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि भाव प्रधानता तो नहीं थी, लेकिन तुकान मिलाए थे। अच्छा। तो उम्र रही होगी मेरी 14 से 15 वर्ष। अच्छा। तब मैंने पहली कविता लिखी, और बाद में उसमें संशोधन भी हुए, सबके मार्गदर्शन के अनुसार काफ़ी अच्छा करते चले गए, और ऐसे मेरी शुरुआत होती चली गई कविता की। तो ये जो कविता की शुरुआत हुई थी जी, ये कविता की शुरुआत किसी कविता को देख के हुई थी? नहीं, कविता को सुन के बोल सकते हैं, कविता को देख कर नहीं बोल सकते। अमूमन युवा हृदय जो होता है वो जब धड़कता है तो कहा जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। नहीं, तो मेरा आशय थोड़ा सा उधर था कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं था आपके जीवन में? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा है। और मैं देश से बहुत प्रेम करता हूँ। और मेरे अंदर मेरे जो पिताजी रहे हैं वो बहुत साहित्य प्रेमी रहे हैं, तो कविताओं को सुनते थे। काव्य मंच जब होते थे या सुनने में आता था कि हमारे पड़ोस में एक इलाका पड़ता है, तो वहाँ पे मेला लगता है, आप जानते होंगे जिसे कहते हैं मिश्रिक के मेले में कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं कवि सम्मेलन के रूप में, जहाँ पर कुमार विश्वास जी भी जाते हैं और कविताएं वहाँ पर होती हैं। तो पिताजी मेरे जाया करते थे और कविता सुनते थे, तो जब रिकॉर्ड करके ले आते थे तो घर में हम सुनते थे, और घर में जब सुनते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। हमने कविता समझ तो नहीं पाता था इतना, लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि वाह कितनी अच्छी है कविता। तो ऐसे चलता रहा, और फिर मैं सुनता रहा, और फिर मैं लिखने की कोशिश की मैंने, और मैं लिखने लगा। तो कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए तो आपको अपने पिताजी से संस्कारों में मिला है। मेरे संस्कार में कविता आई है। बिल्कुल, और उसकी वजह से ये चीज़ आपके जो खून में रची बसी और आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं इस परंपरा को। जी सर। तो किस तरह का लेखन आपको पसंद है? मुझे तो ओज लिखना बहुत पसंद है। ओज। मैं देश की बात करना पसंद करता हूँ, हालांकि मैंने गज़ल भी कही है, मैं लिखता भी हूँ। और आपने जो शुरुआत की अपनी जो गज़ल के कुछ शेर जो कहे आपने, मुझे लगता है वो इसी बात को बता रहे थे। नहीं, बिल्कुल इसी बात को बता रहे थे, और मैंने शेर कहे और मैंने गज़ल भी लिखी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पता नहीं अतिशयोक्त रही, मैंने श्रृंगार से शुरुआत की। वाह। मैंने लिखा सबसे पहले श्रृंगार ही, क्योंकि लोग कहते थे कि श्रृंगार लिखो, लेकिन भी मार्गदर्शन मिला, मैं श्रृंगार इतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ जितना अच्छा ओज लिखता हूँ। तो फिर ओज की बात की मैंने, देश प्रेम की बात की, और बहुत अच्छा लगा मुझे, और लोग सुनते हैं, इतना आशीर्वाद, इतनी स्नेह देते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मित्रों, जब बात इतने प्रेम की चली है, इन्होंने बताया इनको इतना आशीर्वाद मिला है लोगों से, तो जो इतना बढ़िया माहौल बन रहा है, इस माहौल में हम चाहते हैं इस माहौल को थोड़ा और ऊंचाइयां दें, और आग्रह करें अर्पित मिश्र तेजस से कि कुछ अपनी रचनाओं का भी बीच में स्वाद हम तक, लोगों तक पहुंचाते रहें, ताकि हमारे साथी जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बिल्कुल। मैं 4 पंक्तियों से, एक मुक्तक से मैं शुरुआत करता हूँ, देश प्रेम की बात करता हूँ। कहता हूँ कि पतन की बात को छोड़ो, पतन की बात को छोड़ो, पतन की बात को छोड़ो, अचल उत्थान रहने दो। वाह।
मधुर जयघोष वंदे मातरम जयगान रहने दो। क्या बात है। मधुर जयघोष वंदे मातरम जयगान रहने दो, हमारी भारती की दिव्यतम मुस्कान रहने दो, भले खुद को मिटा दो पर ये हिंदुस्तान रहने दो। क्या बात है, वाह। भले खुद को मिटा दो पर ये हिंदुस्तान रहने दो। क्या बात है, बड़ी सुंदर आपने पंक्तियां कही। मैं चाहूंगा इसे में कुछ आगे भी आप जोड़ें। बहुत इसके आगे भी मैं जोड़ता हूँ। कहता हूँ कि जलाओ नेह का दीपक, वाह वाह, जलाओ नेह का दीपक, स्वतः संयुक्त हो जाओ, युवानों तुम स्वदेशी भावना से युक्त हो जाओ। क्या बात। युवानों तुम स्वदेशी भावना से युक्त हो जाओ, बताओ देशद्रोहियों को है कैसा गर्व मेरा। बताओ देशद्रोहियों को कि कैसा गर्व मेरा, भले भले रचे रच के कलेवर से भले तुम मुक्त हो जाओ, रचे रच के कलेवर से भले तुम मुक्त हो जाओ। क्या बात। और एक छंद और पढ़ता हूँ। स्वागत। जो मैंने लिखना शुरू किया तो मैं लोग बड़ा कहते थे कि ये क्या लिखते हो कविता, ये क्या होता है, अच्छा इसमें क्या कर पाओगे, पढ़ाई पे ध्यान दो, इस पे ज्यादा मत जाया करो, कविता के यहाँ ओपन माइक में जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो। पापा भी डांटते थे, लेकिन जब उनको लगा कि मेरा बेटा अच्छा कुछ कर रहा है तो सपोर्ट भी किया। तो मैंने लिखा कि जब लोग ऐसी बातें करते थे तो मैंने लिखा कि कुछ घमंडी लोग भी होते थे, तो मैंने एक छंद लिखा। मैंने लिखा कि जाग जाग आग लिखे और कोई राग लिखे, जाग जाग आग लिखे और कोई राग लिखे, जो भी लिखे त्याग वही ज्ञानी बन जाता है। क्या बात है। जो भी लिखे त्याग वही ज्ञानी बन जाता है, पाके सूक्ष्म प्रतिभा को कोई भी सामान्य व्यक्ति, पाके सूक्ष्म प्रतिभा को कोई भी सामान्य व्यक्ति बात बात में ही अभिमानी बन जाता है। और कायर निर्लज्जता की दृष्टि से है वो तो प्रोत, स्वयं के स्वार्थ को ले सानी बन जाता है। ही में बसा ले, ही में बसा ले दिव्य छवि भारती की, जो बस वही व्यक्ति हिंदुस्तानी बन जाता है। क्या बात है, बस वही व्यक्ति हिंदुस्तानी बन जाता है। बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर बात की आपने अपनी पंक्तियों में, और बताया कि कैसे कोई हिंदुस्तानी बन जाता है। तो ये जो युवा कवि हमारे बीच में बैठा हुआ है अर्पित मिश्र तेजस, इसने जो ये अपने अंदर जो एक ऊर्जा समेटी है, और जो ऊर्जा उनकी जो तेजमयी वाणी में निकलती हैं, जो ओज की वाणी में निकलती हैं, इसके लिए कैसे अपने आप को आपने तैयार किया? मैं कह सकता हूँ कि लोग कहते हैं कि नौ रस पाए जाते हैं हिंदी में, होते हैं ना नौ रस। बिल्कुल। तो नौ रस जब होते हैं तो नौ रस में सबसे जो राजा रस होता है उसको श्रृंगार को बताया गया। बिल्कुल। लेकिन मैं मानता हूँ कि किसी के रूप लावण्य का वर्णन कर लेने से देश का उत्थान नहीं हो सकता। देश का उत्थान होगा जब आप देश प्रेम की बात करोगे, देश की बात करोगे, समसामयिक घटनाओं पर बात करोगे, जब यहाँ पर हो रही घटनाओं पर आप प्रश्न चिन्ह उठाओगे, जब कोई उसके खिलाफ आवाज आप उसके लिए उठाओगे और मांग करोगे कुछ सरकार से, तब आपकी कविता सफल हो पाएगी। मैं मानता हूँ और ऐसी कविताएं होनी भी चाहिए समाज में, तो समाज को एक अच्छे स्तर पर ले जाकर उसको और अच्छा स्वच्छ करे और अच्छा सुंदर करे, जिसकी चमक पूरे विश्व में चमकती रहे। बिल्कुल ऐसी विचारधारा रखनी चाहिए। इसीलिए मैंने ओज को चुना, क्योंकि ओज के माध्यम से मैं अपनी बात कह सकता हूँ, प्रश्न चिन्ह उठा सकता हूँ। मैंने लिखा था एक बार कि किसानों को सताती हैं, किसानों को सताती हैं, हवाला दे नहीं सकती। वाह। किसानों को सताती हैं, हवाला दे नहीं सकती, हवाएं ये चरागों को उजाला दे नहीं सकती। वाह वाह वाह। हवाएं ये चरागों को उजाला दे नहीं सकती, अब भरोसा है नहीं करना हमें इनकी दलीलों पर, भरोसा है नहीं करना हमें इनकी दलीलों पर, दलीलें ये हुकूमत की निवाला दे नहीं सकती। वाह वाह वाह। दलीलें ये हुकूमत की निवाला दे नहीं सकती। क्या बात है जी सर। ऐसी ही कविताएं लिखी जानी चाहिए, मैं मानता हूँ। नहीं, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, लिखी जानी चाहिए, और आप ओज के कवि हैं। तो लेकिन हमारी बात, हम थोड़ा सा एक्चुअली जो हमारे लोग, जो हमारे साथी आपको देख रहे हैं, हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो इतना प्यारा सा हमारे बीच में एक युवा कवि बैठा हुआ है और वो ओज में लिख रहा है, देश प्रेम से ओतप्रोत है, उनकी कविताएं देश प्रेम की बात करती हैं। तो कैसे आप अपने आप को तैयार करते हैं इसके लिए, मतलब आपने अपने आप को जो इस विधा में अच्छा लिखने के लिए तैयार किया कि आज आप एक अच्छे दर्जे का आप लेखन कर पा रहे हैं, इसके लिए कैसे आपने अपने आप को तैयार किया? आपकी बात को सुनकर के हमारे जो साथी हैं निश्चित रूप से उनको भी एक रास्ता मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, अपने आप को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको उस जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप काव्य लेखन करना चाहते हैं देश प्रेम की बात करने के लिए, तो सर्वप्रथम आपको इसके हित की बात करनी पड़ेगी। आपको प्रेम सब त्याग करके आपको प्रेम करना पड़ेगा देश से, कि देश से प्रेम करेंगे तो उसके लिए आपको अध्ययन भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि लेखन करने से पहले कहते हैं कि आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आप जितने अच्छे श्रोता होंगे उतना ही अच्छा आप लिख पाएंगे, कह पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात की है। बिल्कुल। इसीलिए जब आप अच्छा सुनेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो आप अच्छा लिखेंगे। और इसके लिए तैयार करने के लिए आपको उसकी घटनाओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, किस मुद्दे पर हम बात करें, कौन सी बात उचित है, कौन सी बात अनुचित है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि वरना सुर्खियों में आने में देर नहीं लगती है, लपेटे में आ जाएंगे। तो इसीलिए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है।
वाह जी सर। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपने अपने आप को तैयार किया, मांझा, और आज आप एक बेहतर तरीके से मंचों पर जा रहे हैं। शुरू में आपने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि आपको इतना नहीं पसंद किया जाता था, लेकिन आपने धीरे 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 अपने आप को मजबूत किया और सीख के आप आज एक अपनी अच्छी खासी पहचान बना चुके हैं। ऐसे में अगर कहा जाए तो आपने बात की कि लोगों को पढ़ना चाहिए, उनका जो साहित्य है उसको सुनना चाहिए, जितना अच्छा श्रोता होगा उतना अच्छा वो लिख पाएगा। तो आप अपने जीवन में किसका साहित्य पढ़ना पसंद करते हैं, किस राइटर को पढ़ना पसंद? मैंने हरिओम पंवार जी को बहुत पढ़ा, और इसमें जो कविताएं सुनता हूँ रामदास भैया की भी बहुत सुनता हूँ मैं, और दिनकर जी को मैंने बहुत पढ़ा। वाह। तो सबको पढ़ता रहता हूँ, और उनको भी पढ़ा मैंने, जैसे कि मैथिली षडगुप्त जी हैं, कहते हैं कि क्षुधार तुरंत देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्तिजाल भी, उसी नर क्षितिज ने समास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, और अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या बात। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत सुंदर बात कही आपने, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये निश्चित रूप से ये एक भाव होता है जो एक सच्चा साहित्यकार होता है, वो एक जन सेवा की भावना से, लोगों को कुछ देने की भावना से साहित्य का सृजन करता है, और आपने भी इसी धर्म को अपनाया है जी, और आप इस विधा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो आपने साहित्यकार बताए, इनमें से पुराने लोगों में ऐसी कौन सी खास बात लगती है जो आपको लगता है कि नहीं, उनको पढ़ना ज़रूरी है? उनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी क्योंकि एक जब उनकी रचनात्मक शैली जब आप देखेंगे तो उनकी शैली बहुत खूबसूरत है। कितनी सहजता के साथ कितनी बड़ी बात, कितनी सरलता और कितने कठिन शब्दों के माध्यम से कह देते हैं। बहुत ही अच्छे शब्दों से कह देते हैं, और उनकी शैली बड़ी साफ़ सुथरी होती है। जब आप पढ़ेंगे ना तो एक राइमिंग जो होती है ना, बिल्कुल सटीक जाएगी। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं आज सीतापुर से हमारे बीच पधारे अर्पित मिश्र तेजस की। युवा कवि हैं ये, और इनके मन में जो जोश है, अपने देश के लिए जो प्रेम है, वो इनकी रचनाओं में साफ झलकता है, साफ देखा जा सकता है, और इसीलिए ये लोगों में खासे लोकप्रिय हैं, लोगों में खासे पसंद किए जाते हैं। अर्पित जी, एक कवि, एक साहित्यकार जब जीवन को देखता है, लोगों को देखता है, तो उसके मन में, अगर मैं आपकी बात करूं तो अर्पित मिश्र तेजस अपने जीवन को किस तरह से देखते हैं, लोगों के जीवन को किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो? देखिए, क्या जो इंसान है, जो व्यक्ति है, जब उसका जन्म होता है तो जन्म होने के तुरंत पश्चात वो अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलने के बाद वो जब आंखें खोलता है तो उसके सामने एक प्रकाश होता है। उस प्रकाश को जब वह देखता है तो उसके मन में एक जिज्ञासा जन्म लेती है कि यह क्या है, मैं कहाँ आ गया हूँ, इसको मैं कैसे समझूं। बोल भी नहीं सकता है तो रोने लगता है, और रोने लगता है तो और जिज्ञासा उसकी बहुत आगे तक बढ़ने लगती हैं, जिज्ञासाएं और बढ़ती चली जाती हैं। यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। एक नई प्रक्रिया फिर जन्म लेती है, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए लालायित होता है, आकर्षित होता है। तो क्या करता है, चल तो पा नहीं रहा होता है, तो फिर खुद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक घसीट कर ले जाता है। उसके बाद में जब वह और बड़ा होता है तो उसकी यह प्रक्रिया भी समाप्त होती है। फिर पैरों से चलता है, पैरों से चलता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगता है, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा आई, तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। मैं सीतापुर से यहाँ आया हूँ क्योंकि एक जिज्ञासा है कि मैं जाऊँगा, जयघोष में रिकॉर्डिंग होगी, सर ने बुलाया है, आदेशित किया है, तो मैं आया हूँ। ये जिज्ञासा ही है। तो ऐसी लाइफ में, जीवन में व्यक्ति की जिज्ञासाएं जन्म लेती हैं और पुरानी प्रक्रियाएं समाप्त होती चली जाती हैं। सबसे पहले पेंसिल से लिखता है, पेंसिल से लिखना सिखाया जाता है, बिल्कुल स्कूल में लिखना सीखता है। फिर पेंसिल छूटती है, पेन पकड़ता है, पुरानी प्रक्रिया समाप्त हुई पेंसिल की, अब पेन की प्रक्रिया आई। ऐसा नहीं कि प्रक्रिया पुरानी समाप्त हो गई, उसके लक्षण खत्म हो गए, वो भी रहते हैं, लेकिन नई प्रक्रिया, उससे अच्छी प्रक्रियाएं आती हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल और अच्छे स्तर तक लेकर जाती हैं, जो उच्चतम होती हैं। ऐसे ही व्यक्ति स्कूल छूटता है, फिर कॉलेज आता है, फिर यूनिवर्सिटीज में जाता है, विश्वविद्यालय में पढ़ता है, तो पुरानी प्रक्रिया चली जाती है। पुराने दोस्त छूटते हैं, नए दोस्त आते हैं, नए दोस्त के साथ मिलता है और नए दोस्तों के साथ घुल मिल जाता है, पुरानों को भूल जाता है। तो आने वाली लाइफ में अन्य नई प्रक्रियाएं जन्म लेती रहती हैं, पुरानी प्रक्रियाएं समाप्त होती चली जाती हैं। तो अगर व्यक्ति को जीवन में सफल होना है तो जो पुरानी चीज़ें छूटती जाएं,
उस पर ध्यान देना बंद कर दें। जो नई प्रक्रियाएं जन्म ले रही हैं, जो नई प्रक्रियाएं आगे आ रही हैं, उस पर ध्यान दें और उस पर अपने आप को केंद्रित करें और अच्छा करते चले जाएं। यही जीवन है। जिज्ञासाओं को खत्म नहीं करना है, नई जिज्ञासाओं को जन्म देना है जो पुरानी प्रक्रियाओं से श्रेष्ठ हैं, और कुछ अच्छा करते चले जाना है। यही जीवन है। तो ऐसी अच्छी सोच रखने वाले अर्पित मिश्र तेजस जी से हमारा फिर से अनुरोध है कि कुछ अपनी कविताओं के माध्यम से हमें फिर से जोड़ें और हमारे साथियों तक इसका रस पहुंचाएं। बिल्कुल, मैं एक कविता सुनाता हूं आपको, जो मेरी बहुत सुनी गई, जो बहुत चर्चित रही। सुनिएगा कि भाषाई शुचिता का मानक केवल वर्ण नहीं हो सकता। वाह। भाषाई शुचिता का मानक केवल वर्ण नहीं हो सकता, धनवानों का परिचय केवल महंगा स्वर्ण नहीं हो सकता, और एक गरीब की कुटिया केवल त्याग नहीं दर्शाती है। एक गरीब की कुटिया केवल त्याग नहीं दर्शाती है, इंद्रधनुष की सर्व छटाएं फाग नहीं दर्शाती हैं, और घनानंद का मद केवल चाणक्य नहीं उपजाता है। घनानंद का मद केवल चाणक्य नहीं उपजाता है। चंद्रगुप्त का शौर्य सुनो हर युग में गाया जाता है। चंद्रगुप्त का शौर्य सुनो हर युग में गाया जाता है। अब भूखे रहना राणा की वह रोटी याद दिलाती है। क्या बात, जो घास फूस की रोटी खाई बिल्कुल, थी। बिल्कुल। भूखे रहना राणा की वह रोटी याद दिलाती है। मन जो हाँ धिक्कार तुम्हें दुख में जीना बतलाती है। अतिशोक्त नहीं, उल्लास नहीं, अंतस में दिव्य प्रकाश नहीं। जब तक न सुरक्षित देश मेरा, तब तक इस तन में श्वास नहीं। तब तक इस तन में श्वास नहीं, और तुम भिन्न रहे सम्यकता से, तो फिर संघारे जाओगे। यदि ऐसा ही रहा तो फिर सुन लो, चुन चुन कर मारे जाओगे। यदि ऐसा ही रहा तो फिर सुन लो, चुन चुन कर मारे जाओगे। क्या बात है, बहुत सुंदर आपकी ये रचना, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने इसमें रखी। आपकी जो भी मैंने अभी तक आपकी रचनाएं सुनी हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक प्रवाह है, और जो साहित्य को लेकर के कुछ बातें कही गई हैं उनका समावेश दिखता है। आपके हिसाब से कितना ज़रूरी है ये तत्व कविताओं के लिए? कविताओं के लिए, क्योंकि मैं कहता हूं कि पुराने तत्व, ऐतिहासिक तत्वों को अगर आप अपने कविताओं में नहीं लाएंगे तो लोग भूल जाएंगे। क्योंकि मैं देखता हूं, क्योंकि आज जो प्रचलन है, कवि सम्मेलन होने का प्रचलन बढ़ रहा है, दौर आ रहा है। तो इस दौर में अगर आप कविता पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इन तत्वों को जोड़ना जरूरी है। अगर जोड़ेंगे नहीं तो लोग उन तत्वों से परिचित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इन तत्वों को जोड़ते जाइए और कुछ अच्छा करिए। वाह। जैसे कहा जाता है कि छंद हो, उसमें रस हो, उसमें अलंकार हो, उसमें जो उसका एक व्याकरण माना जाता है, पुराने साहित्यकार इसको लेकर के बड़े सजग रहे हैं और उसके लिए परिश्रम करते रहे हैं कि उसको पहले पूरा समझा जाए, उसके बाद उस विधा में काम किया जाए और उसके बाद उसमें आगे लेखन किया जाए। आजकल ये चीज़ें कहीं छूटती सी जा रही हैं। ऐसे में इसको हम और बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक आप युवा कवि हैं और निश्चित रूप से युवाओं के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप इन विधाओं को जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यूट्यूब के माध्यम से इतनी आसानी से तो नहीं सीख सकते हैं। कोई आपका ऐसा गुरु जरूर होना चाहिए जिसके माध्यम से आप सीख सकें, क्योंकि आप यूट्यूब के माध्यम से सीख तो सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन परिपक्व नहीं हो सकते हैं। परिपक्व आपको गुरु ही बनाएगा। इसीलिए किसी के शरण में रहिए और किसी के गुरु का आसरा लीजिए ताकि आप अच्छा लिख सकें। और ये विधान वो गुरु ही बताएंगे आपको। जैसे कि मुझे मेरे प्रिय बड़े भैया हैं प्रभात बाशी उपमन्यु जी, उन्होंने मुझे बताए हैं। और डॉक्टर दीपक सिंह बादल जी हैं, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया इन सभी विधानों को बताने में और मार्गदर्शित करते रहे, तो मैं लिखता रहा। दोस्तों, आज हमारे बीच में अर्पित मिश्र तेजस हैं, जो कि सीतापुर की धरती से पधारे हैं। एक युवा कवि हैं, ओज के कवि हैं और अपनी बातों में, अपने भावों में देश की बात करना चाहते हैं। ये देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे में तेजस जी, हम आपसे पूछें कि जो हमारे युवा साथी हैं, जो मन में जिनके कुछ चाहत रहती है कुछ करने की और वो लेखनी को अपना हथियार बनाना चाहते हैं, तो वो क्या कुछ करें? आपने जो अब तक का अपना अनुभव बटोरा है, उसमें आपको क्या लगता है कि उनको क्या कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान देना चाहिए? प्रमुख बातों पर जैसे कि प्रमुख कुछ बिंदु हैं जिन पर मैं बात करूंगा। सबसे पहला तो उनको अपनी कविता को उच्च स्तर का लेखन कार्य पहले करना है। उसके इतना परिपक्व कर लेना है कि आपकी कविताएं लोगों तक पहुँचें। और कविता लिखना सिर्फ लोगों को सुनाना ही नहीं है, कविताओं के माध्यम से कितना परिवर्तन हो सकता है, इस पर भी ध्यान देना है। वाह। और अगर दूसरी बात ये कि कविता लिखने में सिर्फ तुकांत मिलाना नहीं होता है, उसमें कितनी भाव प्रधानता है,
कितना आप अपनी बात को रख पा रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। और कविता लिखना, जबरदस्ती कविता को कभी मत लिखिएगा। वाह। अगर कोई घटना आपके सामने घटित होती है और आपके मन में ऐसे भाव आते हैं, आप भावुक होते हैं, उसके अनुसार अगर आपको फील करते हैं, आप फील करते हैं उसको कि यह अगर मेरे साथ होती तो मैं क्या करता, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को उस घटना पर रख करके आप जब लेखन करेंगे तो आप अपने भाव लिख पाएंगे जो थोड़ा श्रेष्ठ होंगे। वाह। क्योंकि कहते हैं कि अगर चित्रण करना है तो आपको उसके अनुसार खुद को ढालना पड़ेगा, खुद को अपने ऊपर रखना पड़ेगा, तब वो घटनाएं आप लिख पाएंगे। और जितना ही अच्छे सुचारू रूप से आप लिखेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे, उतनी कविताएं सुनी जाएंगी। और कविता में गुण दोषों का भी ध्यान रखना है। थोड़ा अलंकृत करेंगे अगर तो लोग और अच्छे तरीके से पसंद करेंगे। अलंकारों की प्रधानता रखिए, छंद भी देखिए, मात्रा देखिए और अच्छा लिखिए। यही सब अगर आप करेंगे तो और अच्छा लिख पाएंगे। तो मित्रों, ये बात तो आप तक पहुंची, लेकिन मैं चाहता हूं, समय पूरी गति से भाग रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक बार फिर से अनुरोध करें अर्पित से कि वो अपनी कुछ और कविता के रूप में अपनी पंक्तियां आप तक पहुंचाएं जी, और हम उनकी बातों से जुड़े। जैसा मैंने कि कहा कि घटना अगर कोई घटित हो तो उसी के आधार पर कविता लिखिए। तो मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई। मेरा एक मित्र था, मैं भी यहीं पर रह रहा हूँ, तो ऊपर रहता मैं पोर्शन में, नीचे एक मेरा दोस्त था, तो 8-10 साल से था वो यहाँ पे। तो मैं पूछ रहा था, मैंने उससे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? तो बोले मेरे 10 वर्ष हो गए। तो मैंने कहा घर नहीं वापस जाना है, क्योंकि आप यहाँ जॉब भी करने लगे। तो जॉब करते उसको 15 दिन हुए थे। अच्छा। तो मैंने पूछा कारण क्या जॉब करने का? आप तो पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे जॉब करने लगे, क्या कारण रहा? तो उसने, वो थोड़ा भावुक हो गया और रोने टाइप लगा, थोड़ा सा रोने लगा, भावुक हो गया। तो मैंने पूछा हुआ क्या? तो मुझसे बोला, अर्पित भैया मैं अब जीना ही नहीं चाहता हूँ। अरे। मैंने कहा क्यों? तो बोले मेरी गलती थोड़ी ये रही कि मैं भी गरीब परिवार से हूँ, किसान है मेरे पिताजी, उन्होंने कर्ज लेकर के मुझे यहाँ पढ़ाया लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और मुझे कोचिंग भी महंगी महंगी करवाई, लेकिन मैं सफल ना हो पाया। तो मैंने कहा सफल नहीं हो पाया, आपकी कई कमियां रही होंगी, इसलिए नहीं सफल हो पाए। बोले संगत का असर रहा, दोस्तों के साथ में ऐसा उठा बैठा, थोड़ी गलत संगत हो गई, तो रुपया मैंने उसमें बर्बाद कर दिया और मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। घर बताता रहा कि कोचिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कोचिंग नहीं की। तो बस ऐसी बातचीत हो रही थी और मेरी 4 पंक्तियां तुरंत निकल गईं। मैंने उसको सुना दी। कहते हैं कवि हृदय होता है तो निकल जाती, तो मैंने बोल दी कविता। तो मैंने कविता तो मैं बाद में आपको सुनाऊंगा, पूरी घटना पहले बता देता हूँ कि, और उसको मैंने कविता सुनाई और थोड़ा जोश में आया, उसने फिर से तैयारी करनी शुरू की। 2 साल लगातार तैयारी करने के बाद उसका यूपीपी में निकल गया। अरे वाह। और यूपीपी में हो गया और मुझे मिला तो बोला अर्पित भैया आपकी कविता का असर है, आपने थोड़ा मोटिवेट किया था, इसीलिए मैं सफल हो गया। क्या बात। तो मैंने कहा ये मेरा नहीं, माँ सरस्वती की कृपा है कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो मैंने बोला। और मेरी बात आपने इतनी अमल के, इतने ध्यान से सुनी, मैं क्योंकि मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और आपने इतने ध्यान से सुना, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैंने ये परिवर्तन किया तो मुझे मेरी कविता का बोलना, मेरी कविता का लिखना एक तरीके से सफल हो गया। बिल्कुल। अब मैं आपको वो पंक्तियां सुनाता हूं। जरूर, हम चाहेंगे। लक्ष्य करो निर्धारित, फिर शिखरों पे चढ़कर दिखलाओ, ठोकर सहकर तूफानों की तुम भी बढ़कर दिखलाओ। लक्ष्य करो निर्धारित, फिर शिखरों पे चढ़कर दिखलाओ, ठोकर सहकर तूफानों की तुम भी बढ़कर दिखलाओ। और तुमको रास नहीं आता है, हंसकर जीवन जी लेना। क्या बात कही। तुमको रास नहीं आता है, हंसकर जीवन जी लेना। मरना है तो मर जाओ या जीवन जी कर दिखलाओ। क्या बात है। वाह। मरना है तो मर जाओ या जीवन जी कर दिखलाओ। बहुत सुंदर। निश्चित रूप से ये पंक्तियां किसी के जीवन में बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आई हैं। आपने इन पंक्तियों के माध्यम से उनके जीवन में एक सकारात्मक सोच देने में आपने उनकी सहायता करी, और आज निश्चित रूप से ये पंक्तियां अपने आप में सार्थक हो गई हैं। तो इन पंक्तियों के साथ साथ अर्पित जी, घड़ी का इशारा है कि हम अपनी बात को धीरे धीरे अब यहाँ पर विराम की ओर बढ़ाएं, तो चलते चलते हम चाहेंगे कि कुछ आप अपनी पंक्तियों से ही अपनी बात का समापन करें। मैं सीतापुर से आया हूँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि उसका प्रतिनिधित्व करके जाऊँ। वाह। तो एक सीधे सीधे मैं सीतापुर की कविता पे आता हूँ, मैं कविता सुनाता हूँ। स्वागत। और बताता हूँ कि सीतापुर क्या है। क्या बात। कि जो है दधीच की तपस्थली, ऋषिमुनियों का मही संगम है। जो है दधीच की तपस्थली, ऋषिमुनियों का मही संगम है पृथक बड़ी हनुमान गढ़ी, हर छटा जहाँ की अनुपम है। और उर्वरा जहाँ की भूमि सुनो, हम एक सागर से बहते हैं, निज मन में धारे मान की हम सब सीतापुर में रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। निज मन में धारे मान कि हम सब सीतापुर में रहते हैं। और बंद सुनिएगा। हाँ, स्वागत। कि कविता के भामा शाह जहाँ पर कविता लेकर आए हैं,
कविता के भामाशाह जहाँ पर कविता लेकर आए हैं, अपनी कविता के बिंब सकल जनमानस तक पहुँचाए हैं। वाह। अपनी कविता के बिंब सकल जनमानस तक पहुँचाए हैं। है प्रातः काल मधुर इतना कि देख हृदय हर्षाता है युवा सशक्त समन्वित व सौहार्द स्वयं दर्शाता है। और ब्रह्मांड निहारे मत हम सब, हम भार उसी का सहते हैं। ब्रह्मांड निहारे मत हम सब, हम भार उसी का सहते हैं। निज मन में धारे मान की हम सब सीतापुर में रहते हैं। क्या बात। और अगला बंद पढ़ता हूँ कि जो दूर सुदूर के यायावर, वो परिधि है, वो पूरे विश्व की परिधि है बोलते हैं ना। तो कहते हैं कि जो दूर सुदूर के यायावर इस परिधि केंद्र में आते हैं, तो माँ ललिता को देख सभी के चक्षु स्वयं भर जाते हैं। वाह। जो दूर सुदूर के यायावर इस परिधि केंद्र में आते हैं, तो माँ ललिता को देख सभी के चक्षु स्वयं भर जाते हैं। है यह अकाट्य संदर्भ सुनो, जो सच्चे मन से आते हैं। एक डुबकी कभी लगाते हैं तो पुरखे तक तर जाते हैं। क्या बात है। वाह। एक डुबकी कभी लगाते हैं तो पुरखे तक तर जाते हैं। और उत्थान गर्भिता के नायक हम नहीं मार्ग पे ढहते हैं। निज मन में धारे मान की हम सब सीतापुर में रहते हैं। तो मित्रों, सीतापुर में रहने वाले ऐसे अर्पित मिश्र तेजस की वाणी को आपने सुना आज इस कार्यक्रम में। निश्चित रूप से आपको बहुत आनंद आया होगा और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम आपको ऐसे ही साहित्यकारों से मिलवाएं, कलमकारों से मिलवाएं, रचनाकारों से मिलवाएं, जिनकी बातें आपको कुछ दे सकें और जिनकी रचनाएं आपके मन को गुदगुदा सकें। तो आज बहुत ही सुंदर काव्य पाठ के साथ बहुत ही अच्छी बातचीत आपसे हमारी हुई अर्पित जी, और हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं आपके। आपका भी बहुत बहुत आभार जी कि अर्पित ने अपना समय हमें दिया, हमारे स्टूडियो में आए, सीतापुर की धरती से यहाँ पर आकर के उन्होंने अपना समय दिया। निश्चित रूप से हम बहुत आभारी हैं और आपके भी आभारी हैं जो आप हमें इतना प्यार देते रहते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए। फिलहाल अब मुझे सुस्मित को दीजिए अनुमति। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और रचनाकार के साथ। तो आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जय घोष। नमस्कार। जय